नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज से भारत के दौरे पर। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मिलेगी नई मजबूती। पूरे देश में सभी पंचायतों में एक समान लागू होगा विकसित भारत जी राम जी कानून। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कहा, कांग्रेस बंद करे झूठ की दुकान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन आज। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन करेंगे नामांकन। निर्विरोध निर्वाचन तय। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। सेना का तलाशी अभियान दूसरे दिन जारी। जैश के 2-3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। और विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में। भारत की ओर से कई केंद्रीय मंत्री और सरकारी प्रतिनिधि मंडल समेत विभिन्न कंपनियों के सीईओ होंगे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज से भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। बाद ये उनकी तीसरी आधिकारिक भारत यात्रा है। यूएई के राष्ट्रपति की इस यात्रा से भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए नई सीमाएं तय होंगी। ये यात्रा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान को भी मजबूती देगी। भारत और यूएई एक दूसरे के शीर्ष व्यापार और निवेश भागीदारों में शामिल हैं। दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था समेत एक मजबूत ऊर्जा साझेदारी भी है। यूएई के प्रेसिडेंट की इस यात्रा से भारत और यूएई के व्यापारिक और रक्षा संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। भारत और यूएई के बीच घनिष्ठ और बहुआयामी संबंध हैं। दोनों देश मजबूत राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंध साझा करते हैं। यूएई के राष्ट्रपति की यात्रा से दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी। इस दौरान आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर आदान प्रदान भी बढ़ेगा। भारत यूएई रिश्तों का एक नया दौर। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ये दौरा है। और इसके अलावा हम आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ये भारत के दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। भारत और यूएई के बीच घनिष्ठ और बहुआयामी संबंध हैं जो और मजबूत होंगे। दोनों देशों में मजबूत राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों में और ज्यादा मजबूती आएगी। यात्रा से रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूती मिलने की संभावना बताई जा रही है। क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर बढ़ेगा आदान प्रदान और आर्थिक साझेदारी समझौतों से मजबूत संबंध बनेंगे। भारत और यूएई रिश्तों का एक नया दौर का आगाज होने जा रहा है। स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली निवेश संधि से सहयोग बढ़ा। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति का ये दौरा है और ऊर्जा आपूर्ति समझौते ने रिश्तों को एक दिया है नया आयाम और साथ ही व्यापारिक और रक्षा संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। और साथ ही आपको यहाँ ये भी बता दें एक बार फिर कि राष्ट्रपति की ये भारत यात्रा है यूएई के राष्ट्रपति की। और इसके अलावा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का ये दौरा है और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत दौरे पर आ रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति। और भारत यूएई के आर्थिक संबंधों पर अगर नजर डाली जाए तो यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य 2023-24 वर्ष में लगभग 3.26 अरब रुपए का व्यापार बताया गया है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। 2023-24 वर्ष में लगभग 3.26 अरब रुपए का व्यापार बताया जा रहा है और साथ ही सितंबर 2024 में करीब 2 अरब रुपए का निवेश आया है।
और भारत के लिए कच्चे तेल का ये चौथा सबसे बड़ा स्रोत माना जा रहा है। एलएनजी और एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है यूएई, और साथ ही भारत यूएई को कई वस्तुओं का निर्यात करता है। आपको बता दें कि इनमें पेट्रोलियम उत्पाद और साथ ही कीमती धातु, पत्थर, रत्न और इसके अलावा आभूषण भी हैं इसमें शामिल, और खनिज, अनाज, चीनी, फल और सब्जियां। और साथ ही आपको यहाँ ये भी बता दें, फल, सब्जियां और चीनी के अलावा चाय भी निर्यात होता है, मांस, समुद्री भोजन भी है इसमें, और इसके अलावा कपड़ा, परिधान, साथ ही सिंथेटिक फाइबर भी यूएई को निर्यात किया जाता है। कपास, धागा, मशीनरी उत्पाद और रसायन इसमें शामिल हैं। और वहीं यूएई से आयात होने वाली अगर वस्तुओं की बात करें तो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद इसमें शामिल हैं, कीमती धातु जिसमें पत्थर, रत्न और आभूषण भी शामिल हैं, खनिज, रसायन, लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद भी इसमें शामिल हैं। ये वो चीज़ें हैं जो यूएई से आयात की जाती हैं। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के जितने भी उत्पाद हैं, कीमती धातु, पत्थर, रत्न और आभूषण इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोर्स्की इस समय भारत के दौरे पर हैं। वे आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय हितों, रणनीतिक साझेदारी और संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की संभावना है। इससे पहले रादोस्लाव सिकोर्स्की जयपुर के दौरे पर थे। जयपुर में आयोजित साहित्य महोत्सव के दौरान सिकोर्स्की ने संकट में एक महाद्वीप, रूस, यूक्रेन और यूरोपीय कहानी शीर्षक वाले सत्र में भाग लिया। पोलैंड मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश भागीदार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज दोपहर नामांकन दाखिल किया जाएगा। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल होगा। जिन राज्यों में बीजेपी के संगठन की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है, ऐसे राज्यों से एक एक सेट बीजेपी के नए अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किए जाएंगे। नितिन नबीन के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावकों में पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। अलग अलग राज्यों की तरफ से उनके लिए प्रस्तावकों के कई सेट दाखिल होंगे। बीजेपी 16 जनवरी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचक मंडलों के सदस्यों की सूची जारी कर चुकी है, जिसमें जिन जिन राज्यों में संगठन चुनाव हो चुके हैं उन राज्यों से पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नाम भी शामिल हैं। निर्वाचक मंडल की सूची में कुल 5,700 से अधिक नाम शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का ही नामांकन होना है। नामांकन दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच दाखिल किया जा सकता है। पूरी चुनाव प्रक्रिया नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में होगी। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, तो हम लोग को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाले हैं। आज नामांकन है और कल हम लोग नए अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। बड़ा दिन होगा भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के लिए। अब हम लोग कल से अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और अपने मंडल अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव वह संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कराती है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव का आज नामांकन की तिथि निर्धारित की गई है और उसमें हिस्सेदारी बटाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बीजेपी संगठन पर चलने वाला पक्ष है और इसमें कोई भी सामान्य कार्यकर्ता उसको संधि मिलती है, जो काम करता है आगे जाता है और उसी के तहत उसी का नतीजा देख रहे हैं। हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी रहेंगे या गृह मंत्री रहेंगे, सभी कोई कार्यकर्ता थे और उसी के सिलसिले में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। हमें बहुत नाज है कि एक कार्यकर्ता
सामान्य कार्यकर्ता कोई भी जिसका राजनीतिक कोई परिवार ना हो उसको संधि मिलती है और आज वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। नितिन नबीन के राजनीतिक करियर पर अगर नजर डालें तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री रहे। 2006 में पहली बार विधायक का चुनाव जीता और साथ ही 2010 और 2015, 2020 और 2025 में विधायक बने नितिन नबीन और बिहार में नगरीय विकास और आवास मंत्री PWD के मंत्री भी रहे और कई राज्यों में भाजपा प्रभारी और पर्यवेक्षक के रूप में भी काम किया है। साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी मिली है नितिन नबीन को। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। जी राम जी कानून पर प्रेस वार्ता कर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सोशल मीडिया पर AI के जरिए झूठ फैला रही है और देश को भ्रमित कर रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने सोशल मीडिया में ये चिट्ठी डाली है। इसमें सिग्नेचर हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के। ये पूरा झूठ का, फरेब का प्रमाण है कांग्रेस के। सच बात ये, कांग्रेस ने अपना आइडिया, आइडियोलॉजी और आइडियल तीनों छोड़ दिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के मनरेगा बचाओ संग्राम पर कहा, इसमें प्रावधान किया गया है, प्राथमिकताएं तय की गई हैं। SC, ST, महिलाएं, दिव्यांग और गरीब हमारी प्राथमिकताएं हैं और इन्हें रोजगार देना हमारी प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी कानून से 100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी मिलेगी। मैं आज आरोप लगा रहा हूं, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपने अधिकार दिया था लेकिन केवल कागजी अधिकार। उन्होंने कहा कि मनरेगा से 10 करोड़ संपत्तियां बनी, उनमें से 8.5 करोड़ हमने बनाई। और यहां लेते हैं एक छोटे सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DT न्यूज। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो? अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर महिला सुरक्षा की बदहाल तस्वीर सामने आई है। राज्य के परुलिया सदर थाने से नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की एक और घटना सामने आई।
पीड़िता के पिता ने अपनी शिकायत में बताया कि शनिवार दोपहर को उनकी बेटी के घर से निकलने के बाद कुछ युवकों ने उसे जबरन पकड़ लिया और अपने साथ ले गए। वहीं रात तक घर न लौटने पर पिता ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद नाबालिग को रेलवे लाइन के किनारे एक सुनसान जगह से बरामद किया गया। पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें बाद में 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। नाबालिग के बयान के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के ऊपरी इलाके में छिपे माने जा रहे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए सुरक्षा बलों ने आज तलाशी अभियान फिर से शुरू कर दिया, जिसे रात में रोक दिया गया था। चतरू क्षेत्र के मंदराल सिंहपुरा के पास सोनार गांव में कल अभियान शुरू किया गया और इस दौरान वहां छिपे आतंकवादियों के हमले में 8 सैनिक घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बड़ी संख्या में पेड़ होने और ढलानों वाले दुर्गम इलाके में दृश्यता और आवागमन सीमित होने के कारण देर रात अभियान रोक दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की कई टीम ड्रोन और खोजी कुत्तों के साथ इलाके में तलाशी अभियान संचालित कर रही है और साथ ही कड़ी सुरक्षा घेराबंदी भी की हुई है ताकि आतंकवादी भाग नहीं सकें। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद JEM के 2 से 3 आतंकवादी इलाके में छिपे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सुबह होते ही अभियान फिर से शुरू कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों का फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है। और करूर भगदड़ मामले में CBI टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय से पूछताछ कर रही है। अभिनेता विजय पूछताछ के लिए नई दिल्ली में CBI मुख्यालय में है। इससे पहले 12 जनवरी को भी CBI ने 6 घंटे तक पूछताछ की थी। बता दें कि तमिलनाडु के करूर में सितंबर 2025 में हुए भगदड़ मामले में CBI ने विजय को दोबारा पूछताछ के लिए समन भेजा था। दरअसल करूर में भगदड़ की घटना तब हुई थी जब विजय के कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ जमा हो गई थी। इसमें कई लोग घायल हो गए थे। CBI की जांच में ये सवाल उठ रहे हैं कि कार्यक्रम के आयोजन और भीड़ प्रबंधन में कोई लापरवाही तो नहीं हुई। अब CBI की जांच के बाद ये स्पष्ट होगा कि ये भगदड़ किसी व्यक्ति या संगठन की लापरवाही का परिणाम थी या फिर ये एक अपरिहार्य दुर्घटना थी। और आइए अब आपको बताते हैं कि क्या है करूर भगदड़ मामला। 27 सितंबर 2025 को ये हादसा हुआ था और साथ ही तमिलनाडु के करूर में भगदड़ मच गई थी। आपको हम करूर भगदड़ मामले के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। विजय की पार्टी TVK की जनसभा में ये हादसा आया था सामने और भारी भीड़ के कारण ये अफरा तफरी मच गई थी। और आपको एक बार फिर बता दें कि CBI के मुख्यालय में इस वक्त मौजूद हैं विजय और भगदड़ में कई लोगों की मौत की भी खबर आई थी। आयोजन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी इस वक्त उठाए जा रहे हैं। भगदड़ के बाद विजय ने माफ़ी भी मांगी थी। तो ये पूरा मामला है करूर भगदड़ मामला, जहां बताया गया था कि कई लोगों की मौत भी हो गई थी इस भगदड़ में और तमिलनाडु के करूर में ये हादसा पेश आया था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बता दें कि विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होगा। इस 5 दिवसीय सम्मेलन में 130 देश के 3000 से अधिक प्रतिनिधि और 64 देश के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। इसके लिए आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस सम्मेलन में AI दुनिया को कैसे बदल रहा है जैसे विषयों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में भारत की ओर से 100 से अधिक CEO और सरकारी प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। सम्मेलन में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और के राममोहन नायडू पहुंच गए हैं। साथ ही सम्मेलन में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और झारखंड के मुख्यमंत्री निवेशकों के लिए अपने अपने राज्यों में व्यवसाय की संभावनाओं का प्रदर्शन करेंगे। क्या है विश्व आर्थिक मंच और क्या है इसकी अहमियत, इस पर आइए एक नजर डाल लेते हैं।
तो आपको बता दें कि WEF वार्षिक सम्मेलन जो है, ये बैठक की जो इसकी थीम है स्पिरिट ऑफ डायलॉग है, यानी विश्व आर्थिक मंच की एक वार्षिक बैठक है ये। और इसके अलावा 19 से 23 जनवरी तक ये सम्मेलन होगा। स्विट्जरलैंड के दावोस में इसका आयोजन किया जा रहा है और साथ ही वैश्विक मुद्दों और प्राथमिकताओं पर चर्चा भी बताई जा रही है, जिसमें वैश्विक मुद्दे शामिल किए जाएंगे और 3000 से अधिक ग्लोबल लीडर इसमें शामिल होंगे, यानी एक बड़ा सम्मेलन होगा। भारत से कई केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकारें भी इसमें शामिल रहेंगी और साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इसमें भाग ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ बता दें कि प्रहलाद जोशी, के राम मोहन नायडू भी इसमें शामिल हैं। WEF वार्षिक सम्मेलन है ये और भारत से 100 से ज़्यादा CEO और डेलीगेशन भी इसमें शामिल रहेंगे और साथ ही पब्लिक प्राइवेट बातचीत और सहयोग पर फोकस रहेगा। और इसके अलावा हम यहाँ ये भी बता दें कि निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास भी किया जाएगा, यानी एक बहुत बड़ा ये वार्षिक सम्मेलन होगा। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कर्नाटक, यूपी, केरल, तेलंगाना भी इसमें शामिल रहेंगे। और साथ ही हम आपको यहाँ एक बार फिर बता दें कि एक बहुत बड़ा सम्मेलन होगा जिसमें कई बड़ी बड़ी हस्तियाँ शामिल रहेंगी। और आज राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी NDRF का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDRF कर्मियों के योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के स्थापना दिवस पर हम उन सभी पुरुषों और महिलाओं का दिल से आभार व्यक्त करते हैं जिनका प्रोफेशनलिज्म और पक्का इरादा मुश्किल समय में सबसे आगे रहता है। जब भी कोई आपदा आती है, NDRF के जवान हमेशा सबसे आगे रहते हैं और सबसे मुश्किल हालात में भी जान बचाने, राहत देने और उम्मीद जगाने के लिए बिना थके काम करते हैं। उनकी काबिलियत और कर्तव्यनिष्ठा सेवा के सबसे ऊंचे मानकों की मिसाल है। पिछले कुछ सालों में NDRF आपदा की तैयारी और बचाव के मामले में एक मिसाल के तौर पर उभरी है और उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सम्मान हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को आधुनिक शहरी परिवहन की नई पहचान देने वाला हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट आज देश के सबसे सफल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडलों में से एक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति मंच के माध्यम से समय समय पर लिए गए अहम निर्णयों ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को गति देने और समय पर आगे बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तेजी से बढ़ती आबादी और बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए हैदराबाद मेट्रो की परिकल्पना एक सुरक्षित, तेज और पर्यावरण के अनुकूल शहरी परिवहन प्रणाली के रूप में की गई थी। वर्ष 2012 में शुरू हुई ये परियोजना L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित की गई। करीब 18,975 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये मेट्रो आज 3 प्रमुख कॉरिडोर को जोड़ती है। इसमें पहला है मियापुर से LB नगर, दूसरा JBS परेड ग्राउंड से फलकनुमा तक और तीसरा नागोल से रायदुर्ग तक। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान भूमि अधिग्रहण, बिजली टैरिफ,
वित्तीय और नियामकीय अड़चनों जैसी कई चुनौतियां सामने आई। इन मुद्दों की समीक्षा 30 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठक में की गई। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ और प्रशासनिक व संस्थागत बाधाओं को दूर करने के लिए समयबद्ध निर्देश जारी किए गए। जो ओल्ड सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो फर्स्ट फेज का है, कंटिन्यूएशन प्रोजेक्ट है, मगर वो नहीं कर पा सकते। बाद में जब सरकार ने आगे आए, हम ये प्रोजेक्ट को लैंड एक्वायर करने के लिए जब मेट्रो एमडी ने हमको रिक्वेशन दिया, हम ओल्ड सिटी को, जो भी हैदराबाद का ओरिजिनल सिटी है, वो ओरिजिनल सिटी को हम वहाँ मेट्रो लाइन लाने के लिए वो नोटिफिकेशन दे के उधर गए हम। प्रगति मंच के तहत विशेष रूप से बिजली टैरिफ से जुड़े मुद्दे को प्राथमिकता दी गई। तेलंगाना सरकार ने संबंधित विद्युत विभागों और नियामक संस्थाओं के साथ लगातार समन्वय किया, जिससे मेट्रो संचालन के लिए व्यावहारिक और टिकाऊ टैरिफ ढांचा तैयार हो सका। इन प्रयासों से मेट्रो के कमीशनिंग और संचालन में आने वाली बड़ी रुकावटें दूर हुई। मैं ऐसे जनरली ज़्यादातर मेट्रो यूज़ करती हूँ। मेट्रो के बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। मेट्रो होना कितना सुविधाजनक है हमारे लिए। कहीं भी जाने के लिए आप इमीडिएट पहुँच सकते हो और ट्रैफिक से भी बच सकते हो। आज हैदराबाद मेट्रो ने न केवल यात्रा समय को कम किया है, बल्कि निजी वाहनों पर निर्भरता घटाकर प्रदूषण नियंत्रण में भी अहम योगदान दिया है। मेट्रो के माध्यम से हर साल लगभग 184 मिलियन लीटर ईंधन की बचत हो रही है और करीब 424 मिलियन किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आ रही है। परियोजना के तहत 9.35 मेगावाट सोलर क्षमता स्थापित की गई है और सभी 57 स्टेशन IGBC प्रमाणित हैं। कुल मिलाकर हैदराबाद मेट्रो शहरी परिवहन के क्षेत्र में प्रगति मंच की सफलता का सशक्त उदाहरण बन चुकी है। यह परियोजना आने वाले वर्षों में हैदराबाद के विकास को और गति देगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।